व्यवस्था है, भोजन करके पधारेंगे। एमएलए साहब विराज रहे हैं। अब कन्हैयालाल जी के हाथ से माइक छीन लो। अगले वर्ष से कन्हैयालाल जी एक काम कीजिएगा, आप 2 दिन का कार्यक्रम रखिएगा। एक दिन सम्मान समारोह कीजिएगा, एक दिन कवि सम्मेलन कीजिएगा। आपके 2 मैं पहली बार आज मिल रहा हूं। मैं देवजी पटेल साहब से पहली बार मिला हूं और राजा सिंह से आज पहली बार मिला हूं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, राजनीति में जिस दिन ऐसे लोग आ गए, ये इस देश की राजनीति के नए सिंघम है। जिंदाबाद। ये चीज जो है, चमक जो है, ये चमक ही हमको नए सूरज की तरफ देखने के लिए उत्साहित करती है। ये तो कवि सम्मेलन का थोड़ा माहौल और बनाना इसलिए चाहता हूं कि भाई अब मूड में आ रहा है। वो एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए, बोले सबसे बड़ी टेंशन ये स्कूल था, इसी का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले आग स्कूल में लगी है, वो मास्टर जी तो बाहर खड़े हैं, पेड़ के नीचे बिठा के बढ़ाएंगे, पेड़ के नीचे। हाँ अच्छा, वो कन्हैयालाल जी आज अपने एक दोस्त के वहां ले गए, उसके 15 बच्चे। हमने कहा बहुत अच्छे, आप करते क्या है? बोले भाई साहब टाइम ही कहाँ मिलता है। मैंने कहा नहीं, आप काम क्या करते हैं? बोले परिवार नियोजन अधिकारी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आप परिवार नियोजन अधिकारी और आपके 15 बच्चे हैं। बोले इससे पहले मैं विकास अधिकारी था। तो आदमी जिस पद पे होता है उसका उपयोग करता है। बंडारू जी, दत्तात्रेय जी जा चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन हमारी तरफ से उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी भाषा का प्रयोग किया। मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूंगी। आइए मित्रों, हम जिस घड़ी के लिए इंतजार में थे, एक छोटा सा प्रसंग है और उस प्रसंग से मैं जोड़ रहा हूं आपके आज के इस महनीय कवि को। मित्रों, एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से अमेरिका वालों ने कहा आप यहां रह जाइए, यहां का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं, यहां की नागरिकता आपको मिल जाएगी, क्या रखा है हिंदुस्तान में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने जवाब दिया, मेरी काशी माँ गंगा का पावन किनारा और बनारस के वो घाट भी लेकर चले आओ जहां सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मैं शहनाई बजाता हूं, रियाज करता हूं। यह होता है हिंदुस्तानी मुसलमान, जिसके बारे में अभी हमारे प्यारे भाई ने बात कही, राजा सिंह जी ने। दोस्तों, पंचगंगा का पावन घाट कार्तिक पूर्णिमा की रात को और पावन हो जाता है जब उस्ताद अमजद अली खान की सरोद से एक धुन निकलती है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। या सरहद पार से आई एक सूफी गायिका आबिदा परवीन जब पुणे के ओशो कम्यून में डूब कर गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो मीरा का भजन और नशीला हो जाता है। साथियों, इकबाल एक बहुत बड़े शायर हुए, वो कह के चले गए, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली। बहुत कम समय है आपके पास, दीजिएगा। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के फलसफे है आसमानों में, और न संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। अगली पंक्ति पे कोई भी हाथ खामोश न रहे, न संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें तक न होगी दास्तानों में। ये पावन मंच मारवाड़ चेतना का आयोजन और यहाँ पे अब्दुल गफ्फार की उपस्थिति, मैं समझता हूं इससे बढ़ के कौमी एकता की दूसरी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। जोरदार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। राजस्थान के गौरव मेरे परम मित्र सिरोही और जालोर के सांसद भाई देवजी पटेल साहब, इस दक्खन हैदराबाद की सरजमीन के, इस तेलंगाना के लोकप्रिय विधायक भाई राजा सिंह जी साहब, प्रेम सिंह जी राठौड़ साहब, जालोर भाजपा के अध्यक्ष जी, मेरे मित्र धर्मीचंद जी साहब, और तमाम मित्रों को मैं अगर नाम की फहरिस्त बोलना शुरू करूंगा तो मेरा नंबर तो नाम बोलने में ही निकल जाएगा। मुझे 20 मिनट मिले हैं, बड़ी मुश्किल से 20 मिनट का समय मुझे देवजी साहब ने दिया है। मित्रों, मैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि आध घंटे से पहले तो अब्दुल गफ्फार की भूमिका ही तैयार नहीं होती, लेकिन आज 20-25 मिनट के दरमियान मुझे अपना काव्य पाठ करना है।
मैं आप सब लोगों का मैं जानता हूं कि सम्मान समारोह इतना लंबा हो गया। भाई अजात ने सरस संचालन करके ये कहा भी सही कि अगली बार ये कार्यक्रम 2 दिनों का होगा। अभी भी कोई अगर बचे हुए हो सम्मानित होने से तो मैं उनको कहता हूं कि स्वर्णिम मौका है, इधर आ जाओ। अभी खंडेलवाल साहब के पास 50 पगड़ियां और बची हुई है, पूरी थोक में ही लिया है भाई। मैं जानता हूं खंडेलवाल जी को बहुत अच्छी तरह। ये जिस किसी सज्जन की पांडुलिपि इधर घूम रही है, उनसे मेरा निवेदन है कि इसके प्रकाशक अगर आए हुए हों तो इस पांडुलिपि को अपनी गोद में सहज ले। अगर ये बार 9-10 बजे तक रोज रात को ये 2 बच्चे पांडुलिपियां उछल कूद मचाती होंगी तो मेरा दावा है ये जिस किसी प्रकाशक की होंगी इकलौती ही होंगी, क्योंकि रात में रोज उछल कूद मचाता होगा तो दूसरी पुस्तक की तो भूमिका ही तैयार नहीं होती होगी। मैं जानता हूं कवि सम्मेलन विविध। बैठ जा बेटे, बैठ जा, अपने पापा को पहचान ले और आज तू स्वतंत्र है, किसी की भी गोद में बैठ जा, सुनेगा। मैं जानता हूं कि आप अब्दुल गफ्फार को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको खाने का इंतजार है। गलत। तो अगर अब्दुल गफ्फार को सुनना चाहते हो तो फिर देखो मेरे अब्दुल गफ्फार का ताला आपकी तालियां खोलेगी। अगर ये थक गए हो तो नहीं थके हो तो मुझे आप लोग ताली बजाने वाले बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये वार्ड नंबर 19 अभी खामोश बैठा हुआ है। राजा साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वार्ड नंबर 19 में भी चेतना भरो। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार, केवल एक बार, भाई साहब विराज जाओ ना, जो खड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं बैठ जाओ। आज वो नहीं आई जिसे आप ढूंढ रहे हैं, उसके एग्जाम है, पिंकी एग्जाम की तैयारी कर रही है। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों का हुजूम खड़ा कर दे। मैं कविता पाठ शुरू करना चाहता हूं। बड़ी गौ रक्षा की बात मन से हुई। मैं राजा सिंह सिंह साहब को बताना चाहता हूं कि मैं गौ रक्षा का प्रण लिया, संकल्प लिया, लेकिन मुझे सब फक्र है इस कहते हुए कि मैं अब्दुल गफ्फार को गौ रक्षा का संकल्प किसने प्रभावित किया। हैदराबाद की जमीन से एक नाम उठा जो सर्वदलीय गौ रक्षा मंच को झंडा लेकर पूरे हिंदुस्तान में गौ रक्षा के लिए जो संकल्पबद्ध है, जिसने पिछले दिनों संसद भवन के बाहर 21 दिन तक सत्याग्रह करके, अनशन करके गौ माता के निषेध का कानून बनाने के लिए जो अनशन करते रहे, मुझे सौभाग्य मिला कि उस अनशन के कार्यक्रम में एक दिन अब्दुल गफ्फार ने भी उनका साथ देने का सौभाग्य मिला। मैं चाहता हूं कि वो शख्सियत यहां बैठी हुई है, एक बार मेरे राजस्थान वालों सब लोग उनके समर्थन में ऐसी ताली बजाना कि गौ भक्तों का सपना साकार हो जाए। मैं ठाकुर नयाल सिंह जी से, जयपाल नयाल सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग इनका अभिनंदन करें। गौ रक्षा के लिए इनसे प्रभावित होकर अब्दुल गफ्फार गौ रक्षक बना है। लीजिए मैं निवेदन करता हूं, थोड़ा कवि सम्मेलन बनाना चाहता हूं। देवजी पटेल साहब, एक खबर आपने सुनी होगी, मुंबई में एक फिल्म अभिनेता है आमिर खान। बस थोड़ा उछल के सुनना यार। अब्दुल गफ्फार की एक खूबी है, मैं वीर रस का कवि बेशक हूं, लेकिन मैं ना तो सूमड़ा होकर कविता सुनाता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। देशभक्ति की बात हम उछल के आनंद के साथ भी कह सकते हैं, इसलिए जरा मुस्कुरा के, ठहाके लगाकर, तालियों के साथ मुझे समर्थन देना। वो पट्टा ये कहता है कि भारत रहने की जगह नहीं है, या दरिंदे बसते हैं। मेरी बीबी कह रही थी कि हम कहीं दूसरे देश में चले, भिकमंगा होकर यहां आया था। हमारी फिल्म, हमने ही फिल्में देख देख कर उसको करोड़पति बना दिया, अरबपति, और अब पट्टा यहां से जाना चाहता है और इल्जाम ये लगाता है कि यहाँ धार्मिक असहिष्णुता है या मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। मित्रों, अगर ऐसा होता तो आज खंडेलवाल जी के इस मारवाड़ चेतना के मंच पर क्या अब्दुल गफ्फार को बुलाया जाता? मैं 4 पंक्तियों में बात करता हूं। और जब आमिर खान ने यह स्टेटमेंट दिया तो नवाज शरीफ ने मोदी जी को फोन कर दिया, मोदी जी ये क्या हो रहा है। मित्रों, मोदी जी का जवाब और अब्दुल गफ्फार की पंक्तियां मिल गई। केवल 4 पंक्तियां कहूंगा, 4थी पंक्ति पर ऐसा हल्ला मचाना कि मेरी लग जाए कि मेरी आवाज लाहौर और कराची तक को भी जाना चाहती है। सुनेगा, मैं कहना चाहता हूं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। उठा लेना दूसरी पंक्ति, मोदी जी कह रहे हैं उसको
कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। अभी तालियां कम है, अभी वो मंजर नहीं खड़ा हुआ है जो मैं दिखाना चाहता हूं पटेल साहब को, राजा भाई को। सुनेगा? ए बेटे बैठ जा, टीवी वाले प्लीज या तो निकल जाओ, या बीच में से किसी का चले जाना अच्छा नहीं है। दोनों बैग आपके ही है ना, बिराज जाओ, क्योंकि राजस्थान वाले सब संपन्न। हाँ बेटे बैठ, सुनेगा भाई, उठाना भाई। चौथी पंक्ति पे महोत्सव देखना चाहता हूं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, ले जा तू। 2 महीनों पहले एक आतंकवादी को सजाए मौत मिली है, और लोगों ने कहा ये क्या हो गया, प्रसव पीड़ा। मैं राजा भाई आपको बताना चाहता हूं, हैदराबाद के मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो उनकी जाने। ये राजस्थान के मुस्लिम माँ का बेटा अब्दुल गफ्फार है, जो यही जीना जानता है, यही मरना जानता है। पहली बार राजा भाई मुझे सुन रहे हैं। 40 बरस से कवि सम्मेलन के मंच पर हूं, मेरी पहचान हो गई। लोग तो मुझे देखते ही ये कहने लगे और ये आ गए पाकिस्तान को निपटाने वाले। लेकिन मैं क्या पाकिस्तान को निपटाऊं साहब, क्या पाकिस्तान को निपटाने की बात करूं? हमारे ही अपने जब मुंबई में हमला हुआ तो प्रमाण है कि 3 आदमी वो थे जिनकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा था। हमारे ही लोग जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराने की बात करते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो अब्दुल गफ्फार ने केवल 2 पंक्तियां लिखी है, उठाना समर्थन देना। मैं कहना चाहता हूं कि बेशक पाकिस्तान मिटाना हम सबकी मजबूरी है। सुनेगा कि बेशक पाकिस्तान मिटाना हम सबकी मजबूरी है, पर घर के सब गद्दार मारना पहले बहुत जरूरी है। इसलिए कविताएं शुरू करता हूं साहब। तो जब फांसी हुई तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, तो मैंने कहा 4 पंक्तियां फिर मेरी बन गई कि तू आतंकी भिजा रहा है, अब अपनी तैयारी है। और समझ जाओ दूसरी पंक्ति तो उठाना समर्थन में तालियां, कि तू आतंकी भिजा रहा है, अब अपनी तैयारी है, और 56 इंची फौलादी सीने का जलवा जारी है। याकूब मेनन को दी थी फांसी, तब हंगामा हुआ था। मैं जवाब देना चाहता हूं कि तू आतंकी भिजा रहा है, अब अपनी तैयारी है, 56 इंची फौलादी सीने का जलवा जारी है। अरे याकूब तो टेलर था, अब उठाना रहा चौथी पंक्ति में हाथ, याकूब तो टेलर था, थोड़ा सब्र जरा सा कर ले तू, अब अपराधी दुष्ट लफंगे उस दाऊद की बारी है। याकूब तो टेलर था, थोड़ा सब्र जरा सा कर ले तू। और लोग कहते हैं साहब मोदी जी ने अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छा, मैं वकील हूं, राजस्थान हाई कोर्ट में 14 बरस तक सरकारी वकील रहा हूं। 5 बरस तक हुकूमत राजस्थान ने, भारतीय जनता पार्टी, भैरव सिंह शेखावत जी ने मुझे राज्य मंत्री के पद से भी नवाज रखा था। तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं कि मेरे तर्क, कविता में तर्क हो, समर्थन हो, तो समर्थन आप लोग देना। मैं कहना चाहता हूं कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा। मोदी जी आज पूरे मुल्क में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, कहां नहीं भारत माता का परचम फहराता है। एक वक्त था जब भारत को घोटालों का देश कहा जाता था, गड़बड़ घोटाले वाला मुल्क कहा जाता था, कोयला चोरों का मुल्क कहा जाता था। और अगर मैंने सच कह दिया हो तो देखो, किसी भी दल को वोट दिए होंगे, सच्चाई के करीब बात पहुंच जाए तो एक साथ समंदर उठाना। मैं कहना चाहता हूं कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, और अपने बलभुज डंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। सकल, अब देखना, ताकत थोड़ी कम बजाओगे तालियां तो मैं कमजोर हो जाऊंगा भाई। इस तरफ के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप बजा रहे हो बहुत अच्छा। सुनेगा, सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा,
अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। अरे पाकिस्तान सर के मच्छर, पाकिस्तान सर के मच्छर बोलो कहां लगेंगे जी। अमेरिका भी सिर झुकाकर जय हिंद बोल रहा। और लीजिए अब सीधे साधे शब्दों में 8 पंक्तियां नहीं सुनाकर वो कविता सुनाऊंगा जो गौ रक्षा के लिए अब्दुल गफ्फार ने लिखी है, जो अब्दुल गफ्फार की पहचान हो गई है। सुनेगा, मैं जवाब देना चाहता हूं साहब उसी बदतमीज फिल्म के अभिनेता को। फिल्मों के नाम से सुनो तो मजे लेना। मैं कहना चाहता हूं कि सरफरोश बनकर के जिसने, सरफरोश बनकर के यारों पे सरफरोश में देशभक्ति का पहन मुखोटा आया था, और मंगल पांडे बनकर जिसने जनता को भरमाया था। समझ गए ना कि समझ ही जाओगे तुम कौन से अमेरिका से आए हुए हो। सुनना कि सरफरोश में देशभक्ति का पहन मुखोटा आया था, मंगल पांडे बनकर जिसने जनता को भरमाया था, वही फना में आतंकी बनकर बारूद फोड़ता है और पीके में नंगा होकर पटरी के बीच दौड़ता है। वही फना में बनकर के बाग आतंकी बारूद फोड़ता है, पीके में नंगा होकर पटरी के बीच दौड़ता है। अरे राजा हिंदुस्तानी बनकर जिसने सिक्के जमा लिए पर लगान ना देकर जिसने रुपए करोड़ों कमा लिए। राजा हिंदुस्तानी बनकर जिसने सिक्के जमा लिए पर लगान ना देकर जिसने रुपए करोड़ों कमा लिए, पर लगान ना देकर जिसने रुपए करोड़ों कमा लिए, जिसने अपना सारा पैसा 3 इडियट बन लगा दिया, जिसने पहली बीबी को देके तलाक फिर भगा दिया, उस बागी को अब हमको उसकी औकात दिखानी है, उस गजनी को अब हमको देशभक्ति सिखलानी है। इसीलिए कहता हूं सबसे उसमें भाव जगा दो जी, और उसके देकर पिछवाड़े में सीमा पार भगा दो जी। चलिए ऐसे कविताएं तो मैं पूरी रात कर सकता हूं, समय कम है। मैं सीधे साधे शब्दों में वो कविता सुना रहा हूं, गौ रक्षा की कविता मैं सुना रहा हूं। एक बार ताली बजाकर आप मुझे हुक्म दें। चाय वाले से मेरा निवेदन है, वैसे आजकल चाय वाले को टोकना नहीं चाहिए, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। चाय वाले को टोकना रिस्की मामला है। बैठ जाओ चाय वाले जी, मैंने आपका पृष्ठभाग देख लिया है, मुझे पसंद भी है, लेकिन हम राजस्थानी हैं, ज़्यादा उपयोग करना नहीं जानते हैं। हम तीर और तलवार तमंचों की भाषा में बात करते हैं। सुनो, इन बच्चों को थोड़ा पकड़ लो ना थोड़ी देर। बच्चे, तेरे पापा जी से क्या समझ पाएंगे? मम्मी आई नहीं होगी आज। मम्मी सोच रही होंगी कि पापा जी कविता पर कवि सम्मेलन में ही गए हैं, लेकिन मुझे लगता है पापा जी कहीं गुलछर्रे उड़ाने गए हैं। सुनेगा? लीजिए साहब, पटेल साहब, बहुत बरसों बाद आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा भी सौभाग्य है। मैं वो सीधे साथ बहुत कविताएं सुनाता हूं, लेकिन जो वातावरण है उसको प्रणाम करता हुआ मेरी सब इस जिंदगी का सपना पूरा कर रहा हूं। एक सपने की कविता सुना रहा हूं जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य रहा है। मित्रों, मैंने गौ रक्षा की कविता क्यों लिखी? आज भी इतिहास गवाह है, आज भी 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां गौ माता को नृशंस तरीके से काटा जाता है, संघारा जाता है, और उनके मांस को निर्यात करके अमेरिका और गल्फ कंट्री में भेजवाया जाता है। सांसद महोदय यहाँ मौजूद हैं, और सांसद भी एरा जरा सांसद नहीं है, 6 फुट का सांसद है, जैसे बूटा सिंह के खूंटे उखाड़ दिए थे, जो संसद में महाबली खली के नाम से जाना जाता है। उस खली को निवेदन कर रहा हूं